नमस्ते। आज हम एक जासूस की तरह काम करने वाले हैं। हमारे पास केस है आधुनिक भारतीय इतिहास का और हमारी सुराग पुराने सरकारी दस्तावेज, निजी चिट्ठियां, उस दौर के अखबार और यहाँ तक कि कुछ पेंटिंग्स भी। तो आज हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 18वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी तक की भारत की कहानी लिखने के लिए इतिहासकार इन सारे सुरागों को जोड़ के एक पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की बात नहीं है, बल्कि उस दौर के समाज, सरकार और लोगों की सोच को समझने की एक गहरी कोशिश है। और ये जासूसी का काम इसलिए दिलचस्प हो जाता है क्योंकि हमारे पास एक नहीं बल्कि कई तरह के गवाह हैं। एक तरफ हैं सरकारी रिकॉर्ड्स जो हमें कहानी का ऑफिशियल वर्जन बताते हैं, और दूसरी तरफ हैं निजी डायरियां, उपन्यास और कला जो एक बिल्कुल अलग, ज्यादा व्यक्तिगत कहानी सुनाते हैं। असली मजा इन दोनों कहानियों के बीच की खींचतान को समझने में है। तो फिर देर किस बात की, चलिए तहकीकात शुरू करते हैं। बिल्कुल। और किसी भी केस की तरह हमें शुरुआत करनी होगी सबसे आधिकारिक गवाह से, यानी सरकारी फाइलों और अभिलेखागार से। तो ये जो सरकारी अभिलेखागार या आर्काइव्स हैं, ये क्या है? हमारी सामग्री बताती है कि ये वो दस्तावेज हैं जो रोजमर्रा के काम के हिस्से के तौर पर बनाए गए थे। किसी ने इन्हें इतिहास लिखने के इरादे से नहीं बनाया था। क्या इसी वजह से इन्हें इतना भरोसेमंद माना जाता है? हाँ, और यही बात उन्हें एक ही साथ उपयोगी और थोड़ा भ्रामक भी बनाती है। उपयोगी इसलिए क्योंकि ये उस समय का अनफिल्टर्ड सच दिखाते हैं, जैसे कोई टैक्स कलेक्टर अपनी रिपोर्ट में क्या लिख रहा था। लेकिन भ्रामक इसलिए क्योंकि ये सिर्फ लिखने वाले का सच होता है। उस टैक्स कलेक्टर की रिपोर्ट में किसानों की परेशानी शायद ही नजर आएगी। ये उस समय के प्रशासन का डीएनए तो है, लेकिन ये सिर्फ शासकों का डीएनए है, शासितों का नहीं। ये बहुत दिलचस्प नुक्ता है। तो ये रिकॉर्ड रखने की आदत शुरू कैसे हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर शुरुआत की थी। उन्होंने अपने व्यापारिक दिनों से ही हर चीज का हिसाब किताब और रिकॉर्ड रखने की आदत डाल ली थी। और जब 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन सीधे अपने हाथ में लिया, तो ये व्यवस्था और भी विशाल हो गई। हर नीति, हर कानून, हर फैसले का एक कागजी निशान छोड़ा गया। ये रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि लंदन में बैठे अधिकारी भारत के बारे में क्या सोच रहे थे और यहाँ के अधिकारी उन नीतियों को कैसे लागू कर रहे थे। तो इन सुरागों का भंडार हमें मिलता कहाँ है? जाहिर है नई दिल्ली का राष्ट्रीय अभिलेखागार सबसे बड़ी जगह होगी। यहाँ एक दिलचस्प बात का जिक्र है। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में जेम्स रेनर को पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। ये सिर्फ नक्शे बनाने जैसा नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। ये भारत को जानने और उस पर नियंत्रण करने की एक बहुत बड़ी कवायद थी। क्या बात है! नक्शे बनाना सिर्फ पहला कदम था। इसके जरिए वे देश के हर कोने की जानकारी, वहां के संसाधन और सामाजिक आर्थिक स्थितियों का एक डेटाबेस तैयार कर रहे थे। ये ज्ञान शक्ति थी। और ये सारी जानकारी अलग अलग विभागों में बटी हुई थी, राजस्व, सैन्य, न्यायिक, शिक्षा। दिलचस्प बात यह है कि 1907 के बाद जब राष्ट्रवादी आंदोलन तेज होने लगा, तो गृह विभाग के रिकॉर्ड्स में राजनीतिक और सांप्रदायिक मुद्दों पर एक नई फाइलिंग सिस्टम शुरू की गई। इससे साफ पता चलता है कि सरकार की चिंताएं बदल रही थीं। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं थी। राज्य सरकारों के और पुरानी रियासतों के भी अपने रिकॉर्ड्स थे, जैसे लाहौर के खालसा दरबार रिकॉर्ड्स, जो महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल की कहानी बताते हैं। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत उस समय कई यूरोपीय ताकतों के लिए एक अखाड़ा बना हुआ था। तो ये सिर्फ अंग्रेजों की कहानी नहीं थी। गोवा से पुर्तगालियों के, पौंडीचेरी से फ्रांसीसियों के और मालाबार से डचों के रिकॉर्ड हमें दिखाते हैं कि उस दौर में सत्ता के कई केंद्र थे और उनके बीच लगातार संघर्ष चल रहा था। हर कोई अपनी कहानी लिख रहा था अपने दस्तावेजों में। दस्तावेजों की बात चल रही है तो न्यायिक रिकॉर्ड्स का भी जिक्र है। मद्रास के मेयर कोर्ट के रिकॉर्ड्स 1689 तक पुराने हैं। ये हमें क्या बताते हैं? ये तो बहुत कानूनी और सूखे दस्तावेज लगते होंगे। ऊपर से देखने पर शायद लगें, लेकिन ये उस समय के समाज में झांकने की एक खिड़की है। इनमें लोगों की वसीयतें मिलती हैं, जिनसे पता चलता है कि एक पिता अपनी बेटी के लिए क्या छोड़कर जा रहा था या किन दो भाइयों में जमीन को लेकर झगड़ा था। ये हमें बताते हैं कि पारिवारिक रिश्ते कैसे थे, संपत्ति का बंटवारा कैसे होता था और आम लोगों की जिंदगी में कानून का क्या दखल था। ये सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक कहानियों का खजाना है। तो ये था सरकार का पक्ष, यानी आधिकारिक कहानी। लेकिन कोई भी अच्छा जासूस सिर्फ एक गवाह की बात नहीं सुनता। अब हमें उन आवाजों को सुनना है जो सरकारी फाइलों में दर्ज नहीं हुई।
ये आवाजें हमें कहाँ मिलेंगी? इसके लिए हमें सरकारी दफ्तरों से बाहर निकलकर लोगों के घरों में, उनकी निजी अलमारियों में और उस समय की गलियों में जाना होगा। यहीं हमें मिलते हैं निजी अभिलेखागार, यात्रा वृत्तांत और सबसे महत्वपूर्ण उस दौर के अखबार। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रिकॉर्ड हमें नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी में मिलते हैं, जो हमें आज़ादी की लड़ाई की अंदरूनी कहानी बताते हैं। और यात्रा वृत्तांतों का क्या? 18वीं-19वीं सदी में बहुत से यूरोपीय भारत आए, मिशनरी, व्यापारी, अधिकारी। उनके लिखे हुए अनुभव, जैसे बिशप हेबर का जर्नल, हमें उस समय के समाज के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। बिल्कुल, ये वृत्तांत आधिकारिक दस्तावेजों को एक मानवीय चेहरा देते हैं, लेकिन यहाँ एक जासूस की तरह हमें फिर से सवाल पूछना होगा, इस गवाह का मकसद क्या है? क्या ये निष्पक्ष है? एक मिशनरी जब भारत के बारे में लिख रहा है तो उसका एक उद्देश्य धर्म प्रचार करना भी है। वो शायद ऐसी बातें लिखेगा जिससे ब्रिटेन में बैठे लोगों को लगे कि भारत को सभ्य बनाने की कितनी जरूरत है, ताकि मिशन के लिए और फंड इकट्ठा हो सके। तो हमें उनके शब्दों को पढ़ना है, लेकिन उनके इरादों को समझते हुए। ये तो बिल्कुल सही बात है। और फिर आते हैं समाचार पत्र, जो उस दौर का सोशल मीडिया थे। यहाँ एक मजेदार किस्सा है। सोचिए, भारत में पहला अखबार शुरू करने की कोशिश किसने की? किसी क्रांतिकारी ने नहीं, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ही कुछ नाराज कर्मचारियों ने। अच्छा। हाँ, एक आदमी था, विलियम बोल्ट्स, जो 1776 में अपने ही बॉस के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए एक अखबार शुरू करना चाहता था। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका क्या हुआ होगा। कंपनी ने उसे इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये आग एक बार लग चुकी थी। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने द बंगाल गजट शुरू किया, जो भारत का पहला अखबार था। हिक्की भी सरकारी अधिकारियों की तीखी आलोचना करते थे और 2 साल के अंदर ही उनका प्रेस भी जब्त कर लिया गया। इससे ये साफ हो जाता है कि प्रेस की आज़ादी का संघर्ष भारत में पत्रकारिता के जन्म के साथ ही शुरू हो गया था। और फिर 19वीं सदी के उत्तरार्ध में तो भारतीय पत्रकारिता की एक लहर ही आ गई। द हिंदू, तिलक का केसरी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बंगाली। दिलचस्प बात यह है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से लगभग 1/3 पत्रकार थे। ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। ये अखबार सिर्फ खबरें नहीं छाप रहे थे, ये एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे। ये लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित कर रहे थे, उन्हें एकजुट कर रहे थे और उनमें राष्ट्रवादी भावनाएं जगा रहे थे। ये एक तरह का नैरेटिव वॉर था। अगर लंदन के किसी अखबार में एक घटना को दंगा बताया जाता, तो केसरी में उसी घटना को स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी कहा जाता। एक ही घटना, 2 बिल्कुल अलग सच्चाइयां। इतिहासकार का काम इन दोनों के बीच से गुजरना है। तो अब हमारे पास शब्दों का टकराव है, सरकार के आधिकारिक ठंडे रिकॉर्ड्स और दूसरी तरफ राष्ट्रवादियों के जोशीले अखबार। लेकिन उन भावनाओं का क्या जो शब्दों में बयां नहीं हो पाती? क्या हम इतिहास को देख या महसूस भी कर सकते हैं? मेरा मतलब है, क्या पेंटिंग्स और साहित्य हमें कुछ ऐसा बता सकते हैं जो हजारों पन्नों के रिकॉर्ड नहीं बता सकते? अब आप केस के सबसे दिलचस्प हिस्से में आ रही हैं, भावनात्मक सबूत। साहित्य और कला हमें उस दौर के समाज की आत्मा में झांकने का मौका देते हैं। 19वीं सदी के अंत में उपन्यास एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरे। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ। ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं था, ये सन्यासी विद्रोह की कहानी कहता है। और हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम इसी से लिया गया है। एक किताब कैसे एक पूरे आंदोलन की आवाज बन सकती है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और साहित्य हमें उन लोगों की कहानियां सुनाता है जिनकी आवाज सरकारी रिकॉर्ड्स में पूरी तरह से गायब है। समाज के हाशिए पर मौजूद लोग, जैसे जीवी कृष्ण राव का तेलुगु उपन्यास खिजु बोमोलू यानी कठपुतलियां, जो ग्रामीण समाज के नैतिक ताने बाने की बात करता है, या तक्षी शिवशंकर पिल्लई के मलयालम उपन्यास जो केरल के मछुआरों या सफाई कर्मियों के जीवन का यथार्थ दिखाते हैं। ये वो भारत है जो फाइलों में नहीं मिलता। साहित्य से अब तस्वीरों की दुनिया में आते हैं। कंपनी पेंटिंग्स का जिक्र है, जिन्हें पटना कलम भी कहा जाता है। ये क्या थी? ये एक तरह से उस दौर की फोटोग्राफी थी जब कैमरा आम नहीं था। यूरोपीय अधिकारी भारतीय कलाकारों से अपने आसपास की दुनिया, लोग, त्योहार, वेशभूषा, पेड़ पौधे की तस्वीरें बनवाते थे। लेकिन यहां भी देखने वाली नजर ब्रिटिश थी। वे भारत को एक अजीब, एक्सोटिक जगह की तरह देख और दिखा रहे थे, जिसे वे समझना और नियंत्रित करना चाहते थे। और 1857 के विद्रोह से जुड़ी पेंटिंग्स तो अपने आप में एक पूरा अध्याय है। ये सिर्फ कला नहीं,
बल्कि प्रोपेगेंडा का एक शक्तिशाली हथियार थीं। बिल्कुल। एक तरफ थॉमस जोन्स बार्कर की पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ को देखिए। इसमें ब्रिटिश सैनिकों को हीरो की तरह दिखाया गया है, जो विद्रोहियों को कुचलकर लखनऊ को बचा रहे हैं। ये ब्रिटेन की जनता को दिखाने के लिए था कि साम्राज्य कितना शक्तिशाली और नेक है। और दूसरी तरफ जोसेफ नोएल पेटन की इन मेमोरियम जैसी पेंटिंग है। इसमें अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को एक घेरे में डरा हुआ, असहाय और मासूम दिखाया गया है, जो भारतीय विद्रोहियों के हमले का इंतजार कर रहे हैं। और ये पेंटिंग बहुत प्रभावशाली थी। इसने ब्रिटेन में गुस्सा और बदले की भावना भड़काई। ये तस्वीरें कह रही थीं कि विद्रोही राक्षस हैं और अंग्रेज पीड़ित हैं। ये कला के जरिए एक राजनीतिक संदेश देने का बहुत सोचा समझा प्रयास था। ये हमें बताती हैं कि 1857 सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि कैनवस पर भी लड़ा गया था। लेकिन क्या कोई भारतीय नजरिया भी था जिसे पेंटिंग्स में जगह मिली? हाँ, लेकिन वो अलग तरीके से सामने आया। कलकत्ता की कालीघाट पेंटिंग्स को देखिए। ये आम लोगों की कला थी। ये कलाकार न सिर्फ देवी देवताओं के चित्र बनाते थे, बल्कि उस समय के समाज पर तीखा व्यंग भी करते थे। नए नए अमीर हुए बाबुओं का मजाक उड़ाते थे या सामाजिक पाखंड पर चोट करते थे। ये एक तरह का कलात्मक प्रतिरोध था। और फिर 19वीं सदी के अंत में बंगाल स्कूल का उदय हुआ, जिसने कला के जरिए एक राष्ट्रीय पहचान बनाने की कोशिश की। सही कहा। अवनींद्रनाथ टैगोर जैसे कलाकारों ने तय किया कि वे यूरोपीय यथार्थवादी शैली की नकल नहीं करेंगे। उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं, इतिहास और अजंता एलोरा की कला से प्रेरणा ली। उनकी कला एक घोषणा थी कि हमारी अपनी एक महान सांस्कृतिक विरासत है और हम कला में भी आज़ाद होना चाहते हैं। तो इस पूरी तहकीकात का आखिर मतलब क्या निकलता है? हमने सरकारी फाइलें देखीं, निजी खत पढ़े, अखबारों की बहसों को समझा और पेंटिंग्स के पीछे छिपे संदेशों को जानने की कोशिश की। हम किस नतीजे पर पहुंचे? नतीजा ये है कि इतिहास किसी एक किताब में या किसी एक फाइल में नहीं मिलता। वो इन सभी सुरागों के बीच की खाली जगहों में, इनके टकराव में और इनकी बातचीत में छिपा होता है। एक सरकारी रिपोर्ट हमें प्रशासन की नज़र से कहानी बताती है, जबकि एक राष्ट्रवादी अखबार हमें स्वतंत्रता सेनानियों का पक्ष दिखाता है। एक उपन्यास हमें उस समय की सामाजिक सच्चाइयों का एहसास कराता है और एक पेंटिंग हमें उस दौर की भावनाओं को महसूस करने का मौका देती है। तो असल कहानी इन दस्तावेजों में नहीं, बल्कि इनके बीच की खींचतान में छुपी है। एक तरफ ब्रिटिश सरकार का व्यवस्थित, कंट्रोल किया हुआ नजरिया है और दूसरी तरफ अखबारों, उपन्यासों और पेंटिंग्स में उभरती एक नई भारतीय आवाज का जुनून। आधुनिक भारत का इतिहास शायद इन दो कहानियों की टक्कर का ही इतिहास है। बिल्कुल। इन सभी को एक साथ देखने पर ही हमें अतीत की एक ज्यादा संपूर्ण, ज्यादा मानवीय और ज्यादा सच्ची तस्वीर मिलती है। इतिहास तथ्यों का ढेर नहीं, बल्कि दृष्टिकोणों का एक संवाद है। आज की इस चर्चा के बाद हम एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जब हम इतिहास को सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों के बजाय कला, साहित्य और व्यक्तिगत भावनाओं के माध्यम से देखते हैं, तो क्या हम अतीत की सच्चाई के ज्यादा करीब पहुंचते हैं या हम बस एक अलग, ज्यादा भावनात्मक कहानी का अनुभव कर रहे होते हैं? एक जासूस के लिए असली सबूत क्या है, वो जो फाइल में लिखा है या वो जो तस्वीर में महसूस होता है?